नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द क्लासमेट गुरु में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों का के लिए मार्च 2024 का जो संपूर्ण उस मंथ का है मार्च का, वह पूरा का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि विकल्प के फॉर्मेट में है जैसा कि परीक्षा में आता है। फिर उसके बाद हम लोग इस पर व्याख्या करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया द्वीप समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चलाया था? तो यह आपका पहला है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और दक्षिण चीन सागर। तो आप लोग जैसा जानते हैं यहाँ पर जो अरब सागर है यही आपका सही है, क्योंकि सोमालिया जो द्वीप है, देश है, वह अरब सागर में स्थित है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। उनतीस मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे के सफल ऑपरेशन चलाकर 23 पाकिस्तानी जो नागरिक थे, इनको सोमालिया की जो समुद्री डाकू हैं इनसे बचाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सोमालिया है वहाँ पर बहुत अस्थिरता है। वहाँ के जो रिबल ग्रुप हैं, वहाँ से जो भी नावें गुजरती हैं उनको ये सब लूटपाट करते हैं और बंदी बनाते हैं। इसीलिए भारतीय नौसैनिक वहाँ पर उसके इर्द गिर्द अरब सागर में वह हमेशा गश्त करते रहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग हालिया टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या प्रतिक्रिया थी? पहला आपका ए ऑप्शन है, अमेरिकी रुख के लिए समर्थन व्यक्त किया था, और बी आपका ऑप्शन है, टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया, और वहीं है सी ऑप्शन है, वे इस मामले में तटस्थ रहे। डी ऑप्शन आपका है, अमेरिकी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही सही है, टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। और भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता का जो है कि अमेरिका वह सम्मान करे, हमारा जो विदेश नीति है या हमारी जो इंटरनल मामले है उस पर इंटरफेयर अमेरिका न करे। व्याख्या देख लेते हैं। टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता की सम्मान पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वे केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने और निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं का वकालत करने सहित भारत की कार्रवाई का निगरानी करना जारी रखेंगे। इस पर अमेरिका ने जोर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो दिल्ली में लीकर पॉलिसी थी, इसके संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल और कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत अगर बात किया जाए, जर्मनी, अमेरिका, तो कई देशों से प्रतिक्रियाएं आई। वहीं पर कांग्रेस पार्टी का जब वहाँ पर जब उसके अध्यक्ष थे 1992-93 में, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस समय इनकम टैक्स से लेकर कोई इशू था। उस इशू के चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकम टैक्स द्वारा उन पर इम्पोज किया गया था, कार्रवाई की गई थी, और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी टाल रही थी। एट लास्ट कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया गया था, और उसी को इन दोनों को लेते हुए बहुत ज़्यादा मुद्दा बन गया था। और मुद्दा को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो मीडिया थी उसमें बहुत ज़्यादा इसे तुल दिया गया था, बहुत ज़्यादा। तो उसी पर भारत की विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तेजस की संकल्पना जो प्रस्तुत की गई थी वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था कि हमारा तेजस इंडिजीनियस हो।
मतलब देशी स्वदेशी हो, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है। तेजस MK-1A हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? पहला आपका ए ऑप्शन है, यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। बी ऑप्शन है, इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। वहीं आपका सी ऑप्शन है, इसने सुपरसोनिक यात्रा का व्यवहार्यता प्रदर्शन किया। वहीं डी ऑप्शन है, इसने एक स्टील्थ तकनीकी का प्रदर्शन किया। तो यह ऑप्शन आपका पहला सही है, यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान का पहला उड़ान था। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 28 मार्च 2024 को लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे LCA के नाम से जाना जाता है, MK-1A बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड सुविधाओं से अपनी पहली उड़ान भरी थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कितने शपथ ली? आपका यह है, पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। वहीं आपका बी ऑप्शन जो है पंकज कुमार। सी ऑप्शन है अजय तिर्की। वहीं डी ऑप्शन आपका है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका डी है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? पहला आपका ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। फिर उसके बाद है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सी ऑप्शन आपका है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। फिर उसके बाद डी ऑप्शन आपका है पंकज कुमार। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, ग्रहण किए हैं इस पद को। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शपथ न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने दिलाई है, जो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका है सदानंद वसंत तिथि। फिर बाद में बी ऑप्शन है राजीव कुमार शर्मा। और सी ऑप्शन आपका है पीयूष आनंद। और डी ऑप्शन आपका है नीना सिंह। तो इसमें जो सही है सदानंद वसंत तिथि को आपका NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर NIA की स्थापना की बात की जाए तो 2008 में किया गया था। वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते, वहाँ पर टाइप मिस्टेक है, दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिर अगला प्रश्न आपका है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते, यहाँ पर होगा आपका दाते। फिर उसके बाद है बी ऑप्शन है राजीव कुमार शर्मा। सी ऑप्शन है पीयूष आनंद। और डी ऑप्शन है आपका नीना सिंह। तो इसमें बी जो ऑप्शन है यही सही है, राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या गलत है, यहाँ पर व्याख्या होना चाहिए होना चाहिए। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम है।
यहाँ पर है सबसे पहला है सी ट्रैक, फिर सी विजिल, फिर उसके बाद है सी क्रेपोर्ट, फिर उसके बाद आपका है सी लेक्ट। तो यहाँ पर सी विजिल जो है यही आपका सही है, सी विजिल यही ऐप है जिसके तहत किया जाएगा। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? पहला आपका ऑप्शन है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, फिर उसके बाद है आपका जेफ बेजोस, फिर सी ऑप्शन है एलन मस्क, डी ऑप्शन है मुकेश अंबानी। तो जो एलन मस्क हैं इन्होंने ही प्राप्त किया है। हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। एलन मस्क 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया है। उसके बाद जो है जेफ बेजोस है, फिर उसके बाद आपके बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। तीसरे नंबर पर आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एशिया के बारे में पूछा गया है कि सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने बरकरार रखा है? पहला आपका ए ऑप्शन है एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, और डी आपका ऑप्शन है गौतम अडानी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है, मुकेश अंबानी जो हैं उन्होंने ही बरकरार रखे हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो हैं मुकेश अंबानी 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस कंपनी ने भारत में वयस्कों को पर तपेदिक वैक्सीन जिसका नाम है MTB वैक के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? पहला आपका ए ऑप्शन है बायो फैब्रिक, बी ऑप्शन है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर उसके बाद सी है आपका स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, डी ऑप्शन आपका है वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यही सही है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने वयस्कों, भारत के जो वयस्क नागरिक हैं उन पर तपेदिक वैक्सीन जिसे MTB वैक के नाम से जाना जाता है के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? पहला आपका ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, बी आपका ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, सी आपका ऑप्शन है पंचकुला हरियाणा, डी आपका ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजन किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस, यह ध्यान रखिएगा, पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया जो कि हरियाणा के पंचकुला ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। कौन संघर्ष में कौन देश शामिल हैं? पहला आपका ऑप्शन है इजराइल मिस्र, बी ऑप्शन है इजराइल जॉर्डन, फिर सी ऑप्शन है इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल लेबनान। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वही सही है। इजराइल और फलस्तीन के मध्य यह चल रहा है युद्ध, और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जो फलस्तीनी नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चूँकि जो इजराइल है उसे तो राष्ट्र का दर्जा पहले से ही मिल चुका है, लेकिन जो गाजा पट्टी है और फलस्तीन है दोनों दो भागों में बटे हुए हैं, दोनों तरफ हैं। और यहाँ पर जो नागरिक हैं उनको एक तरह से कहा जाए तो एक घर में बंदी बना के वहाँ जो भी चीज़ें जाती हैं उस चीज़ों को पहले टैकल किया जाता है इजराइल के द्वारा, फिर अंदर भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत भयावह स्थिति, और इसमें घेर के जब बमबारी की जाती है तो और ही यहाँ तक कहा जाए कि बहुत निर्मम हत्या की जा रही है। तो उसमें कोई दो राय नहीं होगा। और जो लोग इसमें खाना या अन्य चीज़ें राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं उनको भी ऐसा बमबारी किया जा रहा है कि वे भी हताहत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पर है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें गाजा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों को बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया था। जो हमास है यह हमास ग्रुप है जो कि गाजा में सक्रिय है, और इस ग्रुप को जो मदद कर रहा है वह आपका ईरान मदद कर रहा है। और इसीलिए यह ग्रुप इतना इस समय इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि समझ लीजिए वहाँ पर युद्ध जो दोनों देशों में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो हमास की भूमिका है वह सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पुरस्कार कौन सा प्रदान किया था? पहला आपका ऑप्शन है भूटान का आदेश, ड्रैगन का आदेश, डूक ऑफ ग्यालपो का आदेश, और आपका हिमालय का क्रम। तो जो सी ऑप्शन है ड्यूक ग्यालपो का आदेश, यही सम्मान वहाँ का, जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसी तरह जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे ड्यूक ग्यालपो का आदेश कहा जाता है। भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू भूटान की राजधानी है में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया। आईपीएल सीजन की पारंपरिक शुरुआत की तारीख क्या है? पहला आपका ऑप्शन है अप्रैल का आखिरी शुक्रवार, फिर बी ऑप्शन है मार्च का आखिरी शुक्रवार, फिर उसके बाद है अप्रैल का पहला शुक्रवार, फिर उसके बाद आपका है मार्च का दूसरा शुक्रवार। तो जो यहाँ पर बी ऑप्शन है मार्च का आखिरी शुक्रवार था, तो उसी दिन से आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 शुक्रवार 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ। परंपरागत रूप से बीसीसीआई हर साल मार्च के आखिरी शुक्रवार को आईपीएल सीजन की शुरुआत करती है, और इस बार भव्य क्रिकेट तमाशा गुड फ्राइडे पर शुरू हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? पहला आपका ऑप्शन है ए भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया, बी ऑप्शन है भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वहीं सी आपका ऑप्शन है शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार, वहीं डी ऑप्शन आपका है अदालत
का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी। तो यह पहली बार जो हुआ है कि भारत में कोई एक कार्य करते हुए कोई मुख्यमंत्री है उसे गिरफ्तार किया गया है, यानी वर्किंग टाइम में वो रिजाइन नहीं किए, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा पहला मामला है कि पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें PLMLA उसके अंतर्गत जो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम है 2002 का, जो 2005 में प्रभावी हुआ था, उसके अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहली बार किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने को 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है ने गिरफ्तार की। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का नाम क्या रखा गया है? यह पहला आपका ऑप्शन है RLV विमान, बी ऑप्शन है RLV TD और सी ऑप्शन आपका है RLV MK3 और डी आपका ऑप्शन है RLV पुष्पक। तो इसका जो सही उत्तर है RLV पुष्पक रखा गया है, जो कि आपका पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल, मतलब दोबारा जो यूज किया जाएगा इसरो द्वारा उसका। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास केर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से RLV पुष्पक का सफलतापूर्वक लैंडिंग किया और इसरो की जो स्थापना हुई थी यह आपका 1969 में हुई थी 15 अगस्त को, जबकि यह 1962 से ही यह कार्य करना चालू किया था, लेकिन ऑफिशियल रूप में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस बैंक को चुनावी बॉन्ड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था? पहला आपका ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा बी ऑप्शन है ICICI बैंक और डी आपका सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और आपका डी ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 26 शाखाओं में जो पूरे भारत में है उनको 1000 से लेके आपका 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसे 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इल्लीगल अवैध घोषित कर दिया। आइए हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। 21 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ खरीदारों का मिलान करने में मदद करने के लिए उनकी संख्या सहित चुनावी बॉन्ड का एक डेटा सेट जारी किया। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड को बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था, जो मार्च 2018 से होकर फरवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया था। और यह जो घोषित किया गया था यह आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्लास का सब क्लास ए के अंतर्गत इसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत इसे इल्लीगल घोषित किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में अक्सर या वनडे एग्जाम में पूछ देते हैं। तो पहला आपका है दीपक कुमार, बी ऑप्शन आपका है संजय प्रसाद और सी आपका ऑप्शन है रणदीप रीणवा, फिर बाद में डी ऑप्शन है आलोक कुमार। तो इसका सही जो उत्तर है वह आपका दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव
नियुक्त किया गया है। वहीं अगर आईएएस की बात की जाए, जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनके सबसे हाईयर पोस्ट पर जो सबसे उच्च पद होता है वह कैबिनेट सचिव का होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, बी ऑप्शन है पशुपति कुमार पारस, और सी ऑप्शन आपका है किरण रिजिजू, और डी ऑप्शन आपका है अमित शाह। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। किरण रिजिजू को दिया गया है, इन्हीं को आपका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और सीआईएसएफ की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया? पहला आपका ऑप्शन है दस्तावेजों की चोरी, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, फिर उसके बाद सी ऑप्शन आपका है संपत्ति का बर्बरता, डी ऑप्शन है नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना। तो जो यहाँ पर सही उत्तर है यह आपका बी है, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा जो प्रोटोकॉल था उसका उल्लंघन किया गया था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन संसद में सीआईएसएफ की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघन को मद्देनज़र लिया गया था, जहां घुसपैठियों द्वारा लोकसभा के प्रवेश करके और पीले धुएं के कनस्टरों को छोड़कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और जिससे संसद सुरक्षा तंत्र को पुनर्मूल्यांकन किया गया। और इसमें कारण क्या था कि 3-4 जो युवा थे वो अपनी मांगों को लेकर, जानते ही हैं वर्तमान समय में बेरोजगारी इतना चरम स्थिति पर पहुंच गई है कि कोई उसकी सीमा नहीं है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और समाज में कहीं ना कहीं जो एक होता है ना समरसता, वह सारी चीज़ें धीरे धीरे ध्वस्त की तरफ पहुंच रही है, बढ़ रही है। और जो बेरोजगारी थी उसी को लेकर 2-4 युवा थे, अब उसको सुरक्षा चूक माना जाए या क्या कहा जाए, वह कैसे अंदर पहुँचे यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा कहीं भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसको दबाने के पीछे लग रही है, जबकि उसके पीछे कारणों को जानने की थोड़ी भी कोशिश नहीं, न ही रोजगार के प्रति गवर्नमेंट वैसी नीतियां अपना रही है। नीतियां जो भी बन रही हैं वह भी नीतियां आधा पर समाप्त हो जा रही हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, जो भी चीज़ें हो आप देखिए वो आज उस पर डिबेट भी नहीं हो रहा है, जिससे युवा बहुत हताश हैं वर्तमान समय में। अगर खासकर गवर्नमेंट नौकरी की बात की जाए तो उसको लेकर तो और हताश हैं। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पेपर आउट हो रहा है, अन्य कारणों से जो योग्य हैं वह बाहर हो रहे हैं और जो अयोग्य हैं वह अंदर हो रहे हैं। मैक्सिमम जगह यह देखा जा रहा है। तो उसी चलते 2-4 लोग थे वो इंटर कर गए और उन्होंने धुआं पूरा वह करने लगे। जो नई इमारत है आपकी बनी है उसका जो दर्शक दीर्घा है उसकी ऊंचाई और जो यहाँ पर बैठते हैं जो एमपी होते हैं यह ऊंचाई बहुत ही कम रखी गई है, जो कि ऊपर से जो चाहे व्यक्ति वह कूद कर भी कोई भी गलत हरकतें या सुरक्षा का वायलेशन कर सकता है। जबकि अगर पुराने वाले में देखेंगे, पुराने वाले में यह हाइट जो थी वह काफ़ी ऊंचाई थी और वह ऊपर से सिर्फ देख सकते थे, और इसमें काफ़ी नीचे है। इसलिए यहाँ पर ऐसी संभावना फिर उन्होंने अपने जूते में रखे थे और पीला रंग का धुआं जिसको पूरा फैला दिए, जिससे बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 अप्रैल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, फिर बाद में है बी ऑप्शन है हार्दिक सिंह, और आपका सी ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, और
डी ऑप्शन है रुपिंदर पाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह यही नेतृत्व करेंगे। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। हॉकी इंडिया 6 अप्रैल 2024 से पर्थ में शुरू होगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए 27 सदस्यीय भारतीय टीम की पुरुष टीम की घोषणा की गई है और हरमनप्रीत सिंह इस टीम के नेतृत्व करेंगे और हार्दिक सिंह इसके उप कप्तान होंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है संजय कुमार, बी ऑप्शन है पवन कपूर, सी ऑप्शन है रेनी सिंह और डी ऑप्शन आपका है विनय कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका विनय कुमार जो हैं वहीं आपके रूस में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। 1992 बैच के आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, यह आईएएस परीक्षा जो होती है उसी के थ्रू कराया जाता है और बाद में जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उनके लिए यह कैटेगराइज और रैंक के आधार पर उनको अलॉट किया जाता है। आईएएस अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पूर्व राजदूत पवन कपूर के द्वारा छोड़ी गई रिक्त स्थान की भर्ती के लिए किया गया है, जिन्हें विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सचिव पश्चिम के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 से 20 मार्च 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान में जो है नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आपका ऑप्शन है स्टार्टअप्स को अगले उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, बी ऑप्शन है निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना, सी आपका ऑप्शन है इच्छुक उद्यमियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और डी आपका ऑप्शन है स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान करना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही सही है, निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध कराना या प्रदान कराना। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 18 मार्च से आपका 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में स्थित है यहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नव प्रवर्तकों और आपके महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, सी आपका ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी आपका ऑप्शन है पद्म भूषण सम्मान। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है। प्रभा वर्मा को आपका प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की कविता कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभा वर्मा किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? पहला ऑप्शन है रौद्र सात्विकम, बी ऑप्शन है मलयालम चिंतनम नम, फिर उसके बाद सी ऑप्शन आपका है पद्म इतिहास और डी ऑप्शन है अनंत गूंज। तो इनका जो आप अभी पढ़े होंगे तो जो इनका उपन्यास है वह रौद्र सात्विकम है और यह मलयालम है।
में लिखी गई है। 2022 में प्रकाशित उनकी उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और आपका व्यक्तिगत नैतिकता के बीच एक जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न आपका है, 2018 से लगातार 4 वर्षों के लिए किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? उसमें आपका ऑप्शन ए है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है बीजिंग और डी ऑप्शन आपका है टोक्यो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका नई दिल्ली है। नई दिल्ली 2018 से लगातार आपका सबसे प्रदूषित राजधानियों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली 2018 से लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनके उभरा है? पहला आपका है मुंबई, बी ऑप्शन है कोलकाता और उसके बाद आपका सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है बेगूसराय। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है बेगूसराय, यही सबसे दुनिया का सबसे आपका प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है और बेगूसराय जो स्थित है यह आपका बिहार में स्थित है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। स्विस संगठन AQAir द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? पहला आपका ऑप्शन है राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, फिर उसके बाद सी ऑप्शन है ओम प्रकाश रावत और डी ऑप्शन है नसीम जैदी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है राजीव कुमार, यही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 15 मई 2022 को भारत के 5वें या नहीं है आपके 25वें नंबर के हैं, यह ध्यान दीजिएगा। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। इससे पहले 1 सितंबर 2020 से को चुनाव आयुक्त बनाए गए थे और राजीव कुमार 1984 बैच के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव और वित्तीय सेवाओं के सचिव तथा स्थापना अधिकारी के पद संभाल चुके हैं। अगर बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद है संविधान का 324 में उल्लेख किया गया है, इसके अनुसार आपका 2 अदर चुनाव आयुक्त होंगे और एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और यह जो परंपरा चली है यह आपका 1993 चली है, उससे पहले 1989 में कुछ समय के लिए और उसके पहले 1989 में आपका कुछ समय के लिए 3 मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, फिर उसके बाद वो पोस्टपोन कर दिया जाता है और 1 जनवरी 1993 से तब से लगातार आपके एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अदर आयुक्त होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? पहला ऑप्शन है ए सूर्य प्रकाश, फिर आपका बी ऑप्शन है नवनीत कुमार सहगल और आपका सी ऑप्शन है जगदीप धनखड़ और डी ऑप्शन आपका है पीयूष गोयल। तो इसका जो सही उत्तर है नवनीत कुमार सहगल ने आपका प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 16 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आवाज आ रहा है ना? आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुनावी बांड क्या है? ए ऑप्शन आपका है राजनीतिक दलों द्वारा
धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांड है। वहीं आपका बी ऑप्शन है गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन। वहीं सी आपका ऑप्शन है सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बांड। फिर उसके बाद डी ऑप्शन आपका है बांड जो नागरिकों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी जो ऑप्शन है यही आपका सही है। गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन मतलब गुमनाम तरीके से अगर मान लीजिए जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है यह एक बांड खरीदेगा जिसे इलेक्टोरल बांड कहते हैं। यहाँ पर एक गोपनीय नंबर होता है जिसे ब्लू रेज लाइट में ही देखा जाता है। इसमें यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर अन्य जानकारियाँ दी जाती हैं और इसको खरीदता है और खरीदने वाले व्यक्ति की जानकारी जो थी वह अभी तक गोपनीय रखी जाती थी और यह फिर बाद में 15 दिनों के अंदर इसको जिस राजनीतिक दल को मिला है उसको यह बांड भुनाने का उसके पास अधिकृत है। अगर वह नहीं भुना रहा है तो यह प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसमें चला जाता था, मतलब प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है वह एकदम सटीक सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन चुनावी बांड वित्तीय साधन है जो कि व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देता था। इसके तहत इतना भ्रष्टाचार समझ लीजिए, इसको अगर देखा जाए, अगर आम बोलचाल में कहा जाए तो यह भारत के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि जब भी देखा जा रहा है कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट ले रही है तो उसके पीछे यह देखा गया है कि जो विशेष पार्टी है चाहे वह स्टेट की हो या कोई भी हो तो उस दल को वह गुमनाम तरीके से वह बांड खरीदती थी, फिर वह बांड के थ्रू वह पार्टी थी वह उसे भुना लेती थी और उसे बदले में बड़ी बड़ी प्रयोजनाएं मिल जाती थी। तो अगर इन केस कहा जाए अगर अदर भाषा में तो यह ब्राइब जो है जो कि एक तरह से घूस लेने का एक नया स्वरूप तरीके से इसे परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अब पारदर्शिता आ गई है तो अब धीरे धीरे हर चीज़ें सामने आ रही हैं जैसे जैसे इस पर रिसर्च होता जा रहा है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ए ऑप्शन है चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना। फिर बी ऑप्शन है 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला। फिर सी ऑप्शन है एक नए चुनाव बांड मूल्य वर्ग का परिचय और डी ऑप्शन है योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वही आपका सही है। 15 फरवरी को संविधान पीठ की जो संवैधानिक पीठ होती है सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने इसको इलीगल घोषित कर दिया था, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक। इसीलिए यह पूरा मामला 15 फरवरी से पहले का जितना भी चुनावी बांड जारी हुआ था उसके संदर्भ में रिकॉर्ड मांगा गया था। चूँकि एसबीआई आनाकानी करता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तो 24 घंटे के अंदर में उन्होंने सारी की सारी रिकॉर्ड लाकर सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 15 फरवरी 2024 को एक संवैधानिक पीठ जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, और ने फैसले को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने जो चुनावी बांड था इसको आपका असंवैधानिक घोषित कर दिया और पाया कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन करता है। जैसे लोकतंत्र में होता है कि आपका यहाँ पर पारदर्शिता इन केस की कौन सा व्यक्ति चंदा दे रहा है, कौन सी कंपनी दे रही है, हो सकता है
कोई विदेशी ऐसी ताकतें हों जो भारत में चंदा देकर एक पार्टी को मजबूत करना चाहती हों और डेमोक्रेसी के लिए वह खतरा हो, तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई थी। इसीलिए इसको पारदर्शिता की कमी के चलते इसको असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या निर्देश दिया था? पहला आपका ऑप्शन है अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए, वहीं बी आपका ऑप्शन है विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करना, और फिर बाद में आपका है वहीं सी ऑप्शन है अपने शाखा में नेटवर्क का विस्तार करना, और डी जो ऑप्शन आपका है वो बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही सही है। आपका विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करने का आरबीआई ने निर्देश दिया था। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करना भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया था, और इसके अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेन देन को संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक लगा दी थी, और आरबीआई ने नियमों और पर्यवेक्षित मुद्दों के गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश जारी किया था। आप लोग जैसा जानते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी यह आपकी 2008 में स्थापना हुई थी, और यह विजय शेखर शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, क्योंकि वर्तमान समय में आपका पेटीएम का बहुत ही बुरा हाल है। अगला प्रश्न आपका है आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित और एकीकृत डिजिटलाइज करना है? पहला आपका ए ऑप्शन है मौसम डेटा, बी आपका ऑप्शन है यातायात डेटा, और सी आपका ऑप्शन है जांच के दौरान डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत, और डी आपका ऑप्शन है खेल आंकड़े। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वहीं आपका सही उत्तर है। जांच के दौरान जो उत्पन्न प्राप्त हुई डेटा है जैसे मामलों को दस्तावेज और सबूत के रूप में व्यवस्थित करना। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। जांच के दौरान डेटा जैसे मामलों के दस्तावेज और सबूत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस द्वारा उद्घाटन किया गया। सीसीएमएस जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण करने में सहायता करेगा, जिससे केस दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और आरोप पत्र शामिल हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है। वहीं आपका बी ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। वहीं आपका सी ऑप्शन है सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। वहीं डी आपका ऑप्शन है चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वहीं आपका सही है। लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं उनको एक साथ करवाने का यह एक राष्ट्र एक चुनाव संकल्पना दी गई थी, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसकी कमेटी गठित की गई थी,
उसके आपका जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। अभी इस पर क्या प्रगति हुई है, क्योंकि बहुत यह जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसके बारे में अभी उतनी प्रगति नहीं देखी गई है। और यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत में जो यूनियन है और जो राज्यों में चुनाव होता है, तो मान लीजिए राज्यों में कोई भी सरकार अगर 5 साल के लिए नियुक्त होती है, सपोज दैट अगर वह 1 साल पर वह सरकार गिर जाती है, तो 1 साल के बाद जो 4 साल बचा समय है, वह समय कैसे, क्या वह रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाए या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाई जाए। और भारत में आप जानते हैं विभिन्न राज्य हैं और वहाँ पर कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जो कभी बहुमत में आती हैं तो कभी बहुमत से बाहर होती हैं, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है एक राष्ट्र और एक चुनाव के मामले में। जैसा कि 1952 के बाद से जब से चुनाव हुआ है, 67 तक चुनाव एक साथ हुआ, फिर उसके बाद चुनाव राज्यों का कभी कोई राज्य का पड़ता था तो कभी लोकसभा का पड़ता था, कभी भी चुनाव एक साथ नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों को छोड़कर जिनका क्रम आता है, जैसे 5 राज्य हुए, 4 राज्य हुए, उनका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी है। चूँकि यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इस पर कभी इत्मीनान से जो है आप लोग देखेंगे तो यह प्रक्रिया बेहद ही जटिल है, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि राज्यों का स्ट्रक्चर ऐसा है और जो यूनियन है इसका स्ट्रक्चर अलग है। राज्य कई हैं, एक राज्य होता तो यह पॉसिबल होता, 2-4 राज्य होते पॉसिबल होता, 25 राज्य हैं और वहाँ पर डाइवर्सिटी अलग है और वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो भूमिका है वह अलग है। इसलिए यह जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण यह चीज़ें हैं। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फिर बी ऑप्शन आपका है उत्तराखंड, फिर उसके बाद है पंजाब, उसके बाद डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पहला राज्य है जो कि यूसीसी आपका समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यह संविधान के आर्टिकल आपका 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है स्वतंत्रता के बाद। और वहीं बात किया जाए देश में सबसे पहले अभी तक जो लागू था वह आपका गोवा आपका राज्य है, वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है पहले से ही, क्योंकि वह पुर्तगालियों का उपनिवेश था और 1961 में वह भारत में सम्मिलित हो गया था। मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका है मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और आपके दुष्यंत चौटाला और विप्लव देव। तो यहाँ नायब सिंह सैनी जो हैं वहीं आपके बने हैं और यह मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर इन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया है। और वहाँ पर कैबिनेट में भी पूरी तरह फेरबदल किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में पिछले बार, उसमें बहुत ज़्यादा स्तर पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि वहाँ पर गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। अब इसमें कितना सच्चाई है यह
अपने स्तर पर दावे अलग अलग पार्टियां अलग अलग करती हैं। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह जो था वह आपका 12 मार्च 2024 को हुआ था। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, फ्लाई 91 क्या है? यह आपका सबसे अलग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक नई क्षेत्रीय एयरलाइंस है। बी ऑप्शन आपका है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और आपका सी ऑप्शन है एक प्रकार की का पक्षी है, और डी ऑप्शन आपका है एक काल्पनिक सुपर हीरो है। तो यहाँ पर जो आपका ए है यही आपका सही है, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइंस है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। एक नई क्षेत्रीय एयरलाइंस 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य यम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया, और मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि MOPA और लक्षद्वीप के अगरती द्वीप आपका समूह के बीच में अपनी पहली उड़ान भरी थी के लिए हरी झंडी दिखाई थी। आप लोग जैसा जानते हैं अगरती वहाँ का जो है वह राजधानी है लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? इसका आपका पहला ऑप्शन आपका है भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम। वहीं आपका बी ऑप्शन है स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, और आपका सी ऑप्शन है भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार, और डी आपका ऑप्शन है पर अटलांटिक के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है, और 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया, और इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप में निर्मित रक्षा अभियानों की क्षमताओं को प्रदर्शित किया, और इसमें पोखरण फील्ड रेंज जो फायरिंग सेना, नौसेना और वायुसेना इसमें तीनों एकीकृत रूप में थी। और आप लोगों को पोखरण से याद आ रहा होगा कि 1998 में यहीं से आपका परीक्षण किया गया था, और उसके बाद भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया था, न्यूक्लियर वारहेड वाला। और भारत ने यह कहा था, उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने यह घोषणा किया कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, यानी कि अगर कोई भी देश भारत पर आक्रमण करता है तो भारत सबसे पहले न्यूक्लियर बम का आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ऐसा करने के बाद अगर मान लीजिए कोई दुश्मन देश करता है उसके बाद भारत करेगा अवश्य, और कितना करेगा इसके बारे में भारत ने नहीं कहा। चूँकि फिर उसके बाद राजनाथ सिंह वर्तमान समय में जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऐसा यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति पर डिपेंड करती है कि हम लोग किस प्रकार, इस तरह हमारी पॉलिसी बदल रही है। लेकिन यह है कि हमारा जो है वह हमारे खुद के सुरक्षा के लिए हम लोग न्यूक्लियर वारहेड का प्रयोग कर रहे हैं, उसका अभियान के रूप में उसे चला रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीकी है? पहला आपका ऑप्शन है हाइपरसोनिक प्रोपल्शन, फिर बाद में स्टील्थ क्षमताएं, और आपका सी ऑप्शन है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV
तकनीकी भी कहा जाता है। फिर डी आपका ऑप्शन है लेजर मार्गदर्शक प्रणाली। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के नाम से इसे जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जिसे MIRV के नाम से जाना जाता है 60 में इस तकनीकी से लैस है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे आपका CAA कहा जाता है 2019 का उद्देश्य क्या था। पहला आपका है पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। सी ऑप्शन है भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना। और डी आपका ऑप्शन है विशिष्ट देशों से अप्रवासन को प्रतिबंधित करना। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है, क्योंकि जो इसमें प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में, इसमें यह प्रावधान है कि जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, खासकर बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ से जो गैर मुस्लिम हैं उनको छोड़कर जो भी हैं जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करना। और वह भी आपका 2014 के बाद जो आए हुए हैं उनके लिए यह प्रावधान करता है। और इसी पर सबसे मेन विवाद है, क्योंकि धार्मिक आधार पर यहाँ भेदभाव की वह अपनाई गई है। लेकिन अब देखिए ये अभी मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कार्यान्वित करने के संबंध में एक घोषणा की। और यह विवादास्पद कानून के शुरू में पारित होने के 4 साल के बाद आया है। और इसका भारत में प्रवासियों के कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। और इसका जो उद्देश्य है वो आपका मेन उद्देश्य देखा जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए जो भारत में प्रवेश किए हैं उनके लिए आपके गैर मुसलमान प्रवासियों के लिए नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। यह हटा दीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला है भारत के उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया। फिर वहीं आपका दूसरा स्टेटमेंट है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए जानबूझकर घातक पदार्थों या कार्यों का उपयोग करना। यहाँ पर उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं अथवा हैं। पहला आपका ऑप्शन है केवल एक, फिर बी ऑप्शन है केवल दो, और सी आपका ऑप्शन है एक और दो दोनों, और आपका डी ऑप्शन जो है
वह आपका न तो 1 और न ही 2 है। तो यहाँ के अनुसार अगर देखें तो जो ऑप्शन आपका ए है यही आपका सही है, और यह यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि सबसे ब्रॉड आपका फंडामेंटल राइट इस अनुच्छेद में वर्णित है, और इसमें कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 के अंतर्गत आपका इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया था। आइए हम लोग इस पर डिटेल में जिक्र कर लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपका कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल के महत्व को उजागर करते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दर और आपका सहज मृत्यु है, जिसे यूथेनेसिया भी कहा जाता है, को आपका वैध ठहराया था। और न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मरण की प्रक्रिया में गरिमामय जो गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन अधिकार का अभिन्न अंग है, अतः कथन एक सही है। वहीं अगर सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जाए तो किसी व्यक्ति को जीवन समाप्त करने के लिए जानबूझकर घातक पदार्थों या कार्यों का उपयोग करना शामिल है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तब होती है जब जीवन निर्वाह उपचार को रोक दिया जाता है और आपका या हटा दिया जाता है, जिससे रोगी स्वाभाविक रूप से मर जाता है। अतः दूसरा जो आपका ऑप्शन है वह आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इच्छा मृत्यु का आपका जब प्रश्न आया था वह आपका जो महाराष्ट्र की एक नन थी जिनका रेप कर दिया गया था वहाँ के सफाई कर्मी के द्वारा, और यह मामला लंबे समय का उनका चल रहा था। तो उसी के मामला और अन्य मामलों को देखते हुए कॉमन काज बनाम भारत संघ यह मामला गया 2018 में। इसमें फैसला आया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसका डेड हो गया है, माइंड डेड हो गया है, तब भी वह आपका उसको बेड पर जीवन रक्षक चीज़ें दी जा रही हैं, तो वह जब हटा ली जाती हैं, क्योंकि वह तड़प रहा है व्यक्ति, सामने वाले को नहीं मालूम चल रहा है डॉक्टर को, तो उसको हटा लेने पर उसकी गरिमामयी मृत्यु के अंतर्गत वह आता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार परिषद जो NCSTC द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसे RFID तकनीक का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है अथवा हैं? पहला आपका ऑप्शन है केवल 1, वहीं आपका बी ऑप्शन है केवल 2, और सी ऑप्शन आपका है 1 और 2 दोनों, और डी आपका ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका केवल 2 है, यानी कि एक उपकरण जो वाहनों को चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आप लोग जैसा गाड़ी देखेंगे जहां नंबर प्लेट लगा होता है वहीं छोटा सा चरकोर 3D चमकीला टाइप का लगा रहता है, इसी को फास्टैग कहा जाता है। अगला इसका व्याख्या है आपका फास्टैग एक उपकरण है जो वाहन चलाते समय सीधे टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग करता है। अतः आपका 2 कथन जो है वह सही है। वहीं अगर फास्टैग की बात की जाए जिसे RFID टैग भी कहा जाता है, वाहनों की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक जो है वह फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान
में सक्षम होता है, बनाता है और इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि आपका NHAI द्वारा किया जाता है। अतः दो कथन जो है वह आपका असत्य है। अगर बात किया जाए, आप लोग जैसे देखते हैं, मान लीजिए ये फास्टैग लगा है, इसमें गुप्त कोड रहता है। जब यह गाड़ी पहुंचती है किसी टोल प्लाजा के पास तो वहां पर यह स्कैन करके जो अकाउंट इससे लिंक होता है इस फास्टैग से, वहां से अपने स्वतः ही आपका रिडक्शन जो चार्ज होता है वो आपका अपने आप कट जाता है, जिससे समय का जो लंबे लाइनें लगती थी वह लाइनें कम हो गई और उसके चलते काफ़ी सुगमता से हर चीज़ जो टोल प्लाजा है वह चलने भी लगा। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पर्सनल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला आपका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों का अधिकतम 6 पत्नियों विवाह करने के लिए कानूनी छूट प्रदान करता है। वहीं आपका दूसरा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और आपका सिखों के बीच संपत्ति की विरासत के लिए दिशा निर्देश देता है। आपका यहाँ पर कथन देखना है कौन कौन सा सही है। पहला आपका जो है केवल 1, बी जो है केवल 2 और सी जो है आपका 1 और 2 दोनों, और डी आपका है न तो 1 और न ही 2। इसका जो सही उत्तर है वह आपका डी है, डी यानी कि न तो 1 और न ही 2। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति यानी कि एक से अधिक, वे एक ही समय में एक से अधिक या कुल 4 पत्नियां रख सकते हैं, अथवा एक कथन जो है वह आपका असत्य है क्योंकि वहाँ 6 पत्नियों की बात की गई है। अगर वहीं बात किया जाए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा हिंदुओं के विवाह के संबंधित कानूनों की संहिताबद्ध किया गया है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हिंदुओं और बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति के पीढ़ीगत हस्तांतरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी करता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला आपका है आइसलैंड, लातविया, फिर आपका लिथुआनिया। इसमें से कौन से नॉर्वे बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं? आपके ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और केवल 2, सभी 3 और ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। सभी 3 जो हैं आपके नॉर्वेडियन बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं। आइसलैंड भी है, आपका लातविया भी है और लिथुआनिया भी है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग, जो नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग है, इसकी स्थापना 1992 में एक अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन द्वारा की गई थी। इसमें 5 सदस्य हैं जो कि आपके हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, और बाल्टिक देश जो हैं आपके एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हैं, और एक साथ लाता है। वर्ष 2024 में NB8 की अध्यक्षता स्वीडन द्वारा की जा रही है, और इस अनुसार अगर देखा जाए तो जो विकल्प सी है वह आपका सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वहीं आपका कथन 2 है, उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि आपका 2050 तक ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन में एकल उपयोग प्लास्टिक का योगदान 5 से 10% हो सकता है। यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे कौन सा सही है आपका। पहला दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है, 2 1 का सही व्याख्या करता है। वहीं आपका दूसरा जो है वह दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। वहीं आपका सी जो है वह है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी आपका ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है वह सही है, 1 और 2 दोनों है लेकिन 2 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। निर्मित और प्रयुक्त एक आपका प्लास्टिक जो कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसकी हिस्सेदारी क्यों अधिक है? क्योंकि एक बार यूज करने के बाद फिर इसको इन्वायरमेंट में उसी तरफ फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी संख्या जो है बढ़ती जाती है और यह एकल यूज है, इसलिए कथन 1 सही है। वहीं आपका उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आपका एकल प्लास्टिक का जो उपयोग है उसकी हिस्सेदारी 5 से 10% हो सकती है और दोनों कथन सही है। अगर वहीं बात की जाए एकल उपयोग प्लास्टिक के चरम स्तर पर उत्पादन के संदर्भित करता है, जो कि कथन 2 की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण 2050 तक एकल प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की अनुमानित संख्या को संबोधित करता है, हिस्से को। दोनों कथन सही है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिकों पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला जो स्टेटमेंट है वह है वर्ष 2018 से 2022 के मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या में 8% की गिरावट आई थी। वहीं आपका बी जो स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, तब आपका तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट कहता है तेंदुए की आधी से अधिक आबादी जो है आपका शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसमें से सही देखना है, या आपका केवल एक, बी ऑप्शन जो है वह केवल 2, सी ऑप्शन है सभी 3, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर केवल एक जो है वही आपका सही है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2018 से में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो आपका वर्ष 2022 में 8% बढ़ के आपका 13,874 हो गई। अतः आपका कथन 1 जो है वह गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो बतलाया गया है वह 8% गिरावट की बात की गई है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है 3907 यानी कि 3907 है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु का आता। दूसरा जो कथन है वह आपका सही है। अगर अगली पॉइंट की बात की जाए, तेंदुए लगभग 65% जो आबादी है वह शिवालिक परिदृश्य है में संरक्षित क्षेत्र के बाहर मौजूद है। केवल 1/3 तेंदुए ही संरक्षित क्षेत्र में हैं। अतः तीसरा जो है वह कथन आपका असत्य है, यानी कि गलत है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल्याण चालुक्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका कल्याण चालुक्य एक राजवंश थे
जिन्होंने 10वीं और 12वीं शताब्दी में शासन किया था। वहीं आपका कथन 2 है, कल्याण चालुक्य अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से वेसर जो शैली में भित्ति चित्रों वाले गुफा मंदिरों के लिए। यहाँ पर आपका कथन दिया गया है, उसका उत्तर उसके आधार पर सही उत्तर देखना है। ये जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 1 का सही व्याख्या करता है। वहीं आपका बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। वहीं आपका सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 आपका गलत है। डी ऑप्शन जो है वह आपका कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यहाँ पर इस आधार पर देखा जाए तो जो बी है वह आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है लेकिन 2 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के मंदिर शहर के गंगापुरम में पाया गया था और कल्याणी चालुक्य जिन्हें पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक कन्नड़ी राजवंश थे जिन्होंने 10वीं के अंत से लेके आपका 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था। यानी कि आपका 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक शासन किया था। अतः दूसरा जो कथन है वह सही है। आपका राजवंश का सबसे उल्लेखनीय शासन विक्रमादित्य 6 जिसने 1076 से आपका 1026 ईस्वी तक शासन किया। कल्याणी चालुक्य अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, जिनमें भित्ति चित्रों के साथ गुफा मंदिर भी शामिल थे और मंदिर वेशगर शैली, यह इम्पॉर्टेंट है, का उदाहरण है जो द्रविड़ और नागर शैली का एक संयोजन है, यानी कि एक मिश्रित रूप है।